नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूध में थूकने का एक मामला सामने आया। बताया जाता है कि दूधिया दूध में थूककर लोगों को इसे देता था। उसकी एक करतूत एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में थूक जिहाद। दूध में थूक कर करता था सप्लाई। घिनौनी करतूत सीसीटीवी में कैद। राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। सालों से मोहल्ले में दूध बांटने वाले पप्पू नाम के व्यक्ति की हरकत सीसीटीवी में सामने आई है, जिसमें वह दूध देने से पहले उसमें थूकता और फूंक मारता नजर आ रहा है। फिर उसे ग्राहक के दरवाजे पर रखाया। ये वीडियो गोमती नगर इलाके के एक घर में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जहां परिवार के लोग सालों से इसी दूध वाले से दूध ले रहे थे। सीसीटीवी फुटेज देखकर परिवार सन्न रह गया और तत्काल मामले की शिकायत गोमती नगर थाने में देने का निर्णय लिया गया। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हुए रुखिए एक बड़ी खबर का करते हैं। संभल रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय पर सीबीआई की रेड हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप है। सीबीआई टीम ने ऑफिस में खंगाले हैं दस्तावेज, हिरासत में लिए गए एडीएन और कलर। तो संभल में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय पर सीबीआई की ये छापेमारी हुई है और 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप है इन पर। और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीबीआई की टीम ने ऑफिस में सभी दस्तावेज खंगाले और 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप है। हिरासत में एडीएन और कलर को लिया गया है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं जौनपुर जिले में मुठभेड़ में शातिर लुटेरे चंद्रदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा के निर्माण विहार कॉलोनी में एक महिला की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी को थाना इकोटेक 3 कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहल्ला मेवातियान कस्बा दादरी के मुकीम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू, एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। आरोपी ने महिला से अवैध संबंध होने के बाद रिश्तों में दरार बनने पर चाकू से गोदकर हत्या की थी। 4 जुलाई 2025 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक 37 वर्षीय महिला जिसका नाम शबनम है, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके विभिन्न टीमें लगाकर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जब पुलिस अभियुक्त का तलाश कर रही थी तो उसे एक मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम मुकीम था और उसके इस महिला से अवैध संबंध थे। अभियुक्त के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं जौनपुर जिले की थाना केराकत पुलिस और स्वाट टीम ने शुक्रवार रात कुसरना में हुई चेन स्नैचिंग के आरोपी की तलाश के दौरान मुठभेड़ में शातिर लुटेरा चंद्रदीप पटेल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सीएचसी केराकत से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, मोबाइल और 4.40 ग्राम गलाया हुआ सोना बरामद हुआ। पूछताछ के बाद लूट की चेन खरीदने वाले संजय सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों पर वाराणसी और जौनपुर के कई थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 5 जुलाई 2025 को थाना केराकत पे रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 12 जून 2025 को थाना केराकत अंतर्गत जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, घटना से संबंधित 2 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल सवार होकर सेनापुर से केराकत देवबाग गांव मार्ग की तरफ जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर
थाना केराकत पुलिस द्वारा बसकीद मोड़ के पास में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान सेनापुर से 2 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल सवार होकर देवगांव रोड की तरफ जा रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे। भागने के दौरान थाना केराकत पुलिस द्वारा उनकी घेराबंदी की गई। स्वयं को घिरता हुआ देख थाना केराकत पुलिस पे वो फायर करने लगे। उक्त फायर के जवाब में थाना केराकत पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिसमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी एवं एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है। इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि अपराध चाहे जैसा भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर मेरठ बदायूं हाईवे पर जुनावई के पास शुक्रवार शाम को एक सड़क हादसे में बारात लेकर जा रही बोलेरो कार स्कूल की दीवार से जा टकराई। हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में बुलंदशहर के मां बेटे भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जुनावई थाना क्षेत्र के गांव जुनावई स्थित जनता इंटर कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने इंटर कॉलेज की दीवार में जा घुसी। इस भीषण हादसे में दुल्हा, एक महिला और 2 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। बोलेरो में 12 से अधिक लोग सवार थे जो एक बारात में जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा, सीओ और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। संभल के थाना जुनावई क्षेत्र में कल शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो गाड़ी है, वो अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार में जाके भिड़ गई है। थाने पासी में स्थित है, इसलिए तुरंत पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के उपकरणों की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 5 लोग जो घायल थे उनको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। वहां दौरान उपचार 3 लोगों की और डेथ हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 8 और उनमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक जो बच्ची है उसकी स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उन सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस हादसे को लेकर पीएम कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूँ। हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि पीड़ित एक बारात का हिस्सा थे और दूल्हा अपनी शादी के लिए जा रहा था। शुरुआती जांच से पता चला है कि दुर्घटना चालक की गलती के कारण हुई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कांवड़ यात्रा की करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ही देश भर में तैयारियां हो रही है। जोरों पर ये तैयारियां हैं, खासकर हरिद्वार वाले रूट पर। लेकिन एक तरफ पवित्र कांवड़ यात्रा की तैयारी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी भारी है। सवाल आस्था और विश्वास का है तो सरकार भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहती है। प्रदेश की सभी सरकारों ने कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खासकर रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले, ढाबा या होटल चलाने वालों को नाम, पता और पहचान जरूर बतानी होगी, जिससे किसी की भी आस्था पर ठेस न पहुंचे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होने वाली है, जब भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए पैदल ही हरिद्वार जाते हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी, जिससे जल भरने के लिए जा रहे भोले के भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इसी क्रम में गाजियाबाद से लेकर दिल्ली मेरठ रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही कई जगहों पर वन वे रोड का भी तैयार किया जाएगा, यानी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। दरअसल कावड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लग गया है। आपको बता दें कि आस्था का महापर्व है कावड़ यात्रा। इस स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, लिहाजा योगी सरकार ने एक आदेश दिया, जिसे लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सरकार का कहना है कावड़ रूट पर पड़ने वाले सभी होटलों, ढाबों के मालिकों के साथ ही सभी को अपना नाम, पता और पहचान बतानी होगी, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे और प्रदेश में शांति बनी रहे। कावड़ यात्रा एक राज्य से दूसरे राज्य होकर गुजरती है, यानी अंतर्राज्यीय इस यात्रा को लेकर तैयारी और तैयारियों पर सियासत जोरों पर है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से हर बार कावड़ यात्रा किसी न किसी विवाद के कारण सुर्खियों में रही है, चाहे वो कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो, कावड़ की ऊंचाई को लेकर नियम हो, या फिर कावड़ मार्ग पर होटलों और दुकानों के मालिकों की पहचान को लेकर हो। हर साल कावड़ यात्रा का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ST हसन ने विवाद की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर मुस्लिमों से उनकी पहचान पूछी जा रही है, जैसे पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछा था। समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन शासन ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान होता रहे। हमें मालूम है समस्या नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर आज दुकानों पे इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है लिखवा दें, अभी तो कांवड़ के रास्ते पे लिखा जा रहा है, फिर ये शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, तहसीलों के अंदर सब जगह लिखवाया जाएगा, तो क्या ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान से सम्मान न ले और मुसलमान हिंदू से न ले? ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरह से एक डिवीजन करना चाहते हैं सोसाइटी का, क्या वो देश हित में होगा? आगे के बारे में भी तो सोचना चाहिए कि आगे हमारे इस एक्शन से इसके आगे दूरगामी परिणाम क्या होने जाएंगे। जिस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि निश्चित तौर पर उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जो कावड़ यात्रा पर खाने पीने का सामान बेच रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, और जिस तरह से ST हसन ने कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से की है, ये बहुत ही आपत्तिजनक और शर्मनाक है। विवाद करने वाले लोग उन पत्थरबाजों के समर्थन हैं जो पहले कांवड़ में पत्थर डालते थे, अब वहां पर फूल गिर रहे हैं। इसको वो हिंदू मुसलमान इसलिए दर्शाना चाहते हैं कि जिसमें दूसरा ध्रुवीकरण हो, अल्पसंख्यक का ध्रुवीकरण हो। इनको पता नहीं कि योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सबके साथ बराबर का वो है। अगर कांवड़ के लिए ये फर्जी नाम रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है कि नेम प्लेट रखो, तो वैसे ही मोहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो जहां जहां पर दड़बों में जो प्रतिबंधित पशु उनके धर्म के अनुसार है, जिसको हम सुअर भी कहते हैं, तो उसको बाड़े को बंद कर देते हैं। उनके मालिकों को नोटिस हो जाता है कि ये पशु खुले में नहीं घूम सकते, नहीं वहां नहीं जाए जहां पर इबादत होती है। धार्मिक मान्यताओं का अनुपालन शांतिपूर्वक तरीके से कर सके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। वहीं इस पूरे मामले पर और कावड़ यात्रा को लेकर हरियाणा बीजेपी ने भी एक्स पर लिखा कि कावड़ यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किया जाना चाहिए। ये यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लाकर पैदल अथवा वाहनों के माध्यम से अपने निवास स्थानों पर जलाभिषेक के लिए जाएंगे। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भी भागीदारी रहेगी। इस दौरान कावड़ यात्रा की अवधि के दौरान पुलिस कर्मियों की छुट्टियां स्थगित कर दी गई हैं। बहरहाल कावड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, जिससे यात्रा के बीच में किसी तरह की परेशानी न हो। सभी प्रमुख जगहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जाएगी, जिससे यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर गाजियाबाद में नए बस अड्डे के पास बोझा में हाईवे के पास बनी मजार के आसपास का पक्का निर्माण तुड़वा दिया गया है। इस दौरान खुद गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल भी मौजूद रही।
आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में नए बस अड्डे के पास बूंझा में हाईवे के पास बनी मजार के आसपास का पक्का निर्माण तोड़वा दिया गया है। इस दौरान खुद गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल भी मौजूद रही। कुछ दिन पहले ही सुनीता दयाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो इस मजार के खादिम को लताड़ लगाते हुए दिखाई दे रही थी, जिसके बाद अब इस मजार पर यह कार्रवाई की गई है। मेयर सुनीता दयाल इस दौरान नगर निगम के दलबल के साथ इस मजार पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने मजार के आसपास बनाए गए पक्के निर्माण को तुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी संपत्ति है, जिस पर अवैध तरीके से ये निर्माण कराया गया है। वो पहले भी कई बार यहाँ के खादिम को टोक चुकी है, लेकिन वो नहीं मान रहा था, जिसके बाद नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। मेयर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट से 5 फीट ऊपर पक्का निर्माण कर लिया और यहाँ जो पेड़ थे उन्हें काटकर जो मजार बनी हुई थी उसके आसपास पक्का निर्माण कर लिया गया था, जिसके बाद यहाँ धर्म का धंधा शुरू कर दिया गया। मेयर ने कहा कि हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन अमन चैन खराब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर गंदगी होती थी, हाईवे होने के चलते कई बार यहाँ जाम लगता था। 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रहता है डाउनटाउन। क्या मतलब है यहाँ आने का? मैंने उसे एक बार रोका था आराम से, दूसरी बार मैंने देखा उसने यहाँ पर पूरा टेंट लगा के और 50 पैकेट कम से कम प्रसाद के रखे यहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया। और देखिए जमीन के लेवल पे हमारे वो दिखाई है, आप जमीन 5 फुट नीचे हमारी जमीन पे हमारी ग्रीन बेल्ट है शानदार, उसने सारे अंदर के पेड़ काट दिए, पेड़ काट के खर्चा लगा दिया, क्या मतलब होता? और कभी भी कोई मजार इतनी ऊंचाई पे होती है जी, आप मजार की शक्ल दिखाइए, कोई कहते कोई मजार अलग से पत्थर लगा दो। हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं, किंतु अमन चैन खत्म करेगा कोई और सड़क किनारे गंदगी करेगा, रास्ता बंद होगा, हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं, बाहर निकलता है। ये मजार किसकी है और कितनी पुरानी है, इस पर संशय बरकरार है। कुछ लोग इसको गाजियाबाद को बसाने वाले गयासुद्दीन की मजार कहते हैं, तो कुछ लोग इस गयासुद्दीन की मां की मजार कहते हैं। हालांकि यह इन दोनों की मजार है या फिर किसी और की, ये भी अभी तक साफ नहीं है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे में बम रखे होने की सूचना मिलने से झांसी रेलवे स्टेशन पर अचानक से अफरा तफरी मच गई। यह अलर्ट दिल्ली कंट्रोल रूम को एक अनजान नंबर से फोन कर दिया गया था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई जब संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की खबर मिली। ये जानकारी दिल्ली कंट्रोल रूम को एक अनजान नंबर से फोन करके दी गई थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। बताया गया है कि ये खबर छत्तीसगढ़ से चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में थी, जो झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। सुरक्षा के कारण प्लेटफॉर्म खाली करा दिया गया और सभी यात्रियों को ट्रेन से उतारकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इसके बाद रेलवे पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने ट्रेन की पूरी तलाशी शुरू की। टीम ने हर कोच और डिब्बे को बारीकी से जांचा। करीब 57 मिनट तक चले इस जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच में ये बात सामने आई कि यह सूचना पूरी तरह फर्जी थी। जांच पूरी होने के बाद यात्रियों को फिर से ट्रेन में चढ़ने दिया गया और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग के लिए रवाना कर दी गई। उसके आधार पे स्थानीय प्रशासन, बॉम्ब स्क्वाड, जीआरपी, आरपीएफ द्वारा सभी तैयारियां यहाँ की गई। लोगों प्लेटफॉर्म को गाड़ी के आने से पूर्व खाली किया गया। सभी लोगों को सुरक्षित उतार कर उनके सामान की जांच की गई और गाड़ी के सभी कोचेज की राजकीय बीडीडीएस स्क्वाड द्वारा जांच की गई और कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। किन किन टीमों के द्वारा जांच की गई? बीडीडीएस टीम, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल गलत पाई गई। हाँ, गलत। लगभग कितनी देर जो है ट्रेन स्टेशन पर खड़ी वो इम्पोर्टेंट थी। सूचना कैसे मिली? सूचना रेल मदद के माध्यम से। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फर्जी सूचना देने वाले शख्स की तलाश जारी है।
पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इस शख्स को पकड़कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।